हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिकोड एग्जाम। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 200 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हिंदी में सीरीज शुरू की है, उसमें ये मेरा छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं और एक सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने वो ना देखी हो तो सबसे पहले तो डिकोड एग्ज़ाम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से आप अपना पेपर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद है। ए अपि प्लस क्षते, बी अप प्लस इक्षते, सी अपि प्लस इक्षते और डी अपि प्लस इक्षते। बताना है अपिक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, अपि प्लस इक्षते। देखिए ये दोनों छोटी आपकी मिलेंगी तो मिलके बड़ी बन जाएंगी, अपिक्षते हो जाएगा और ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। एक बार देख भी लेते हैं, डी वाला देखिए आप, अपि प्लस इक्षते, इक्षते यही है, ये आपका हो जाएगा अपिक्षते, ठीक है। कैसे बन रहा है ये देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी छोटी ई, ठीक है, और प्लस छोटी ई मिलके क्या बन जाएंगी, बड़ी बन जाएंगी। ये देख रहे हैं ना, अपिक्षते, ये वाली छोटी ई और ये छोटी ई मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और अपिक्षते बन जाएगा। ये दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जो आपकी है स्वर संधि का एक प्रकार, उसी का ये उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नील गाय में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, ठीक है, ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय और डी बहुव्रीहि। नील गाय में बताना है, बताइए कौन सा है। देखते ही पता चल जा रहा है, सी कर्मधारय, नीली है जो गाय, ठीक है, जिसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध होता है वो कर्मधारय होता है। नीली है जो गाय, ठीक है, नीला आपका विशेषण हो जाएगा और गाय आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है। ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी रामविलास शर्मा, डी भारत भूषण अग्रवाल। बताना है हरी घास पर क्षण भर किसका काव्य संग्रह है, किस कवि का, ये बताना है। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, ये अज्ञे जी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है ये। अगर और बात करें इनका तो सदा नीरा है, चिंता है, इत्यलम है, बावरा, अहेरी, पहले है, मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सागर मुद्रा, ये सब कुछ उन्हीं के काव्य संग्रह है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एटा, बी मैनपुरी, सी आगरा, डी महोबा। बताइए, बताना है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किस में नहीं किया जाता, कहाँ पर। जी हाँ, एटा, मैनपुरी, आगरा ये सारे ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। अगर महोबा की बात करें तो वहाँ पे बुंदेली बोली जाती है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। और अगर आप ब्रजभाषा के क्षेत्र की बात करें तो देखिए, आगरा है, धौलपुर है, हिंडीन सिटी है, मथुरा है, मैनपुरी है, एटा है, अलीगढ़ है, ये सब में आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी और डी राजस्थानी। हमें पूछ रहा अवधी बोली, पहले भी हम लोग इसे कर चुके हैं। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, ये पूर्वी हिंदी का है। पूर्वी हिंदी उपभाषा में 3 बोलियां हैं आपकी, एक अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहले भी मैंने इसे बताया है, एक बार फिर से आप याद कर लीजिए। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। ए अद्वैत, बी शुद्धाद्वैत, सी द्वैताद्वैत, डी विशिष्टाद्वैत। बताइए किसके हैं। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, शुद्धाद्वैत के हैं। ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। ये एक वैष्णव संप्रदाय है जिसमें लोग श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। ए अ आ, बी क ग, सी थ ध और डी फ भ। बताइए अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होता है, जिनको उच्चारण करने में कम वायु निकलती है, ठीक है। हर वर्ग का आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वही आपका होता है अल्पप्राण। तो देखिए उसमें अगर आप देखें तो बी इज द राइट आंसर, क और ग, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अल्पप्राण का।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको पता ही होगा य र ल व को क्या कहते हैं। जी हाँ, बी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये सारे कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, ध्वनि कंठ से निकलती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। त्र वर्ण किसके योग से बनता है? एक ज आधा ज है प्लस इय प्लस अ, बी है आधा त प्लस आधा र प्लस अ, सी है आधा श प्लस आधा र प्लस अ, और डी है आधा क प्लस श प्लस अ। अब बताना है कि त्र वर्ण किसके योग से बनता है। वैसे तो देखने से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। आधा त प्लस आधा र और फिर पूरा अ, इससे आपका त्र बनता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी अनेक। ठीक है, हमें बताना है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। जी हाँ, बताइए कितने होते हैं? सी इज द राइट आंसर। 4 होते हैं। कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। ए मक्षिका, बी माछी, सी मच्छी और डी मक्षिका। बताइए क्या होगा? देखिए ऊपर मच्छिका लिखा है और मतलब ए मच्छिका लिखा है और डी मक्षिका लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा तत्सम आपका कौन होगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, मक्षिका होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। सरल वाक्य को पहचानिए। ए श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, बी मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीदी, सी डॉक्टर ने कहा कि मरीज को बचाना मुश्किल है, डी काव्य में मधुरता थी और लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते रहे। सरल वाक्य क्या होता है? ठीक है, जहाँ पर आपका एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय, वही आपका सरल वाक्य होता है। देखिए यहाँ पे कौन सा है? श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, एक ही कर्ता की बात हो रही है यहाँ पे। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। ये आपका हो जाएगा कौन सा? सरल वाक्य हो जाएगा। बाकी अगर आप बी की बात करें, मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीदी, ये संयुक्त है आपका और लग के 2 सरल वाक्य जुड़ गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को बचाना मुश्किल है, की लग गया, ये मिश्र है। काव्य में मधुरता थी और लोग उसे बड़े चाव से देख रहे। 2 सरल वाक्यों को और से जोड़ा गया है, ये संयुक्त है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। ए दशानन, बी परोपकार, सी चतुर्भुज और डी गोपाल। इसमें बताना है आपका कि यौगिक शब्द कौन सा है। देखिए अगर ध्यान दीजिए आप, दशानन, परोपकार और चतुर्भुज ये तीनों योगरूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये जब विग्रह हम करेंगे तो ये एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आप डी गोपाल की बात करें तो ये आपका यौगिक शब्द है। इस ये गो प्लस पाल से ये बना है और दोनों के अपने सार्थक अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, ए सीता कपड़ा सीती है, बी यहाँ बैठा नहीं जाता, सी कपड़ा सिया जाता है, डी मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए भाववाच्य जब भी पूछता है, जब आपको वाक्य में ये लगे कि कर्ता कर्म की वहाँ कोई प्रधानता नहीं है, वहाँ भाव की ही प्रधानता है, भाव की ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो आपका हो जाता है सीधे सीधे भाववाच्य। और अक्सर ये ना नहीं में ही होता है, निषेधात्मक होता है ये। ठीक है, और इसमें अक्सर अन्य पुरुष का जो उदाहरण हो गया, यह वह, ये सब ही यूज हुआ रहता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे बी यहाँ बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? कैसा वाक्य है? ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं पहचान करने के लिए। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये मिश्र का है। ठीक है, जहाँ पर एक आपका प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सब उस पर आश्रित होते हैं, वही आपका मिश्र होता है। और उसमें कुछ कुछ शब्द हैं आपके। ठीक है, को, जी, क्योंकि, जितना, उतना, यद्यपि, तथापि, जिधर, उधर, अगर, तब, ये सब कुछ आपका मिश्र में अगर किसी वाक्य में मिल जाए ये सारे शब्द तो तुरंत समझ जाइए ये मिश्र वाक्य है। तो ये आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर, मिश्र। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। संन्यास शब्द में कौन उपसर्ग है? ए सम, बी सम, सी सनी और डी यास। ए वाला सम, ठीक है, म आपका आधा है, तो बताइए कौन सा होगा संन्यास में? जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, सम आपका होगा उपसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। दीठी का तत्सम रूप है। ए दृष्टि, बी दिष्टि, सी दिष्टि और डी दृष्टि। बताना है दीठी का तत्सम रूप, बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, दृष्टि होता है दीठी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है?
ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। स्त्रीत्व बताइए क्या होगा। जी हाँ, स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा को रेखांकित किया गया है तो देखते ही बता सकते हैं, वैसे ऑप्शन देख सकते हैं, ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, क्रोध आपका संज्ञा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पर, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। ए वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, बी वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, सी जिसको सूर्य भी न देख सके और डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। असूर्य पश्या, देखिए जो स्त्री सूर्य को नहीं देख पाती उसे ही असूर्य पश्या कहा जाता है। बाकी ये यूज किसके लिए होता है, उन स्त्रियों के लिए जो पर्दे में रहती हैं और पर्दे में रहने के कारण वो सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती, उन्हीं के लिए असूर्य पश्या यूज होता है। तो उस तरह से हम देखें तो डी इज द राइट आंसर, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, मतलब उत्तराधिकार में अगर कोई संपत्ति मिली है तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो ए रिक्त, बी धरोहर, सी वसीयत और डी संदाय। बताइए क्या होगा। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, रिक्त होगा। जहाँ तक धरोहर की बात है तो जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो वो धरोहर होती है। वसीयत, अगर मरने से पहले कोई व्यक्ति अपने सारी धन संपत्ति को किसी के नाम पर कर देता है वो आपका वसीयत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों का समानार्थी नहीं है। ए अमृत, बी आकाश, सी व्योम, डी नभ। अगर आप देखें आकाश, व्योम, नभ ये सारे आपके अंबर यानी आसमान के ही हैं सब पर्यायवाची समानार्थी। अमृत आपका अलग है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु खाली स्थान व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए अनुगामी, बी विकल्पित, सी आयामी और डी आगामी। बताना है कौन सा सही है, क्या भरा जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, सी आयामी क्या होता है, बहुआयामी बोला जाता है, तो यहाँ पे आयामी इज द राइट आंसर। आगे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। फिर से सुन लीजिए, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, ठीक है, ध्यान दीजिए, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। मान लीजिए हम वाराणसी में रहते हैं, ठीक है, तो वाराणसी क्या है, कौन सी संज्ञा हो जाएगी। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आप ऑप्शन देख लीजिए, ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी भाववाचक। तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और एक बार फिर से आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए आप, ठीक है। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।